जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है और शबा ने जो फ़िश एंड चिप्स बनाए थे नो डाउट बड़े अच्छे थे और बड़ा हमने। अच्छा जी, ये बताएं मारिया, कैसे लगी आपको जो उन्होंने फ़िश एंड चिप्स बनाए? बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े का, पक्की बात है। और काफ़ी डिफरेंट थे। मैं एक्सपेक्ट करी थी वही जो टिपिकल होता है कि वो बैटर के साथ, ये थोड़े डिफरेंट थे। डिफरेंट थे। अरशद भाई कैसा लगा? जी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त था जी। मोहसिन भाई को तो अच्छा ही लगता है माशाल्लाह, रोज़ हम लोग खा ही रहे होते हैं। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें हम थोड़ा बचपन की तरफ भी जाते हैं कि बचपन कैसा था। तो मारिया, कैसा बचपन था आपका? कितनी शरारती थी? बिजनेस माइंड तो आप थी, लेकिन जो बिजनेस माइंड होते हैं वो तेज़ भी बड़े होते हैं, तो कितनी शरारती थी? बहुत शरारती, सारे स्कूल मुझे निकाल देते। सारे स्कूलों से एक टीसी मिलता था आपको? हर दफ़ा एक टीसी, दूसरा टीसी, तीसरा टीसी। मेरे पेरेंट्स जो है ना वो बड़े परेशान थे। हर रिपोर्ट कार्ड में आता था टॉकेटिव, और जैसे कोई भी चुप वाली जो लड़की होती है मेरे साथ बैठती थी या लड़का, तो मेरी टीचर कहती थी अब तो ये गई। मतलब वो बच्ची जो है वो इतनी बातें करने शुरू हो जाती थी, उसके बाद उनको होता था कि ये बस इसके साथ नहीं कोई बैठे। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 3 हैं। 3 है, तो आप कौन से नंबर पे? मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी, इस वजह ज़्यादा बोलती नहीं? नहीं, मैं वैसे ही जब मैं पैदा भी हो रही थी ना तो तूफान आ रहा था। अच्छा। तो मैं हूँ इस टाइप की एरिया में, कहती हूँ तूफान है। तो छोटे बहन भाइयों कभी कभी या तो बड़े प्लस पॉइंट मिलते हैं या फिर बड़े नेगेटिव होते हैं, तो कभी बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई प्रेशर, कभी पानी की बोतलें भरवाई हो, कोई काम करवाया? नहीं, मैं हमेशा से जो हूँ वो थोड़ी नखरीली थी। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे लाइफ बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी अच्छी रखे। अरशद भाई, आप कितने शरारती थे? मैं जी शरारती नहीं था। हाय हाय, क्यों? वो उसकी वजह ये है कि मैं बचपन से ही बड़ा सेंसिटिव था। अच्छा। जिसको कहते हैं ना हसास बच्चे। एक जो है वो ज़्यादातर, मैं कोई भी चीज़ होती थी ना तो मैं फील करता था कि यार ये सब मुझसे गलती हुई है तो ये क्यों हुई है। हसासियत थी, ये बचपन से थी और वही मेरी अभी तक जो अरशद भाई, मैंने सुना अक्सर जो हसास लोग होते हैं बड़े नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो दूसरों को ही करने में लगे रहते हैं, अपनी उन बेचारों की लाइफ में कई दफ़ा प्रॉब्लम है। नहीं ऐसा नहीं होता शेरी भाई, हर किसी पे आप कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं ना यार। हाँ, तो वो अगर आप करते हैं तो उसका नेवल बतल आपको मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है। तो कभी कोई ऐसी शरारत जिंदगी में नहीं करी कि जिस पे बड़ी डांट बैल बजाई कभी किसी के घर की आपने? हाँ, ऐसा तो होता था। दरवाज़ा बजाया और दरवाजे पे एक धागा बांध दिया जाता था। अरे वाह। और जो है ना धागा जो है ना वो इतनी दूर तक ले जाते थे कि उसको पता नहीं, आप वो ऐसे बजाते थे तो दरवाज़ा वो खोलता तो धागा तो अंदर चला जाता, वो फिर आके देखता कोई भी नहीं है इधर का। ये हमने नहीं सीखा, हम तो कुल्लम बजाते। उसके बाद जो है ना वो फिर जो है ना फिर चला जाता, फिर हम दरवाजा बजाते टक टक टक। तो अरशद भाई शरारती तो थे। ये ना ये एक ऐसी थी कि ये बस थोड़ी बहुत शरारती। अरशद भाई, मैं ये बड़ा परेशान हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने बच्चे सबने पहले दरवाजे जरूर बजाए, क्या मजा आता है? हमने भी बजाए थे। हाँ, ये देखिए बचपना जो होता है ना उसमें बैल बजाने का नाम है। हाँ, हर चीज़ का एक अपना लुत्फ होता है। बच्चा जो चीज़ उसको मना करो भाई ये चीज़ नहीं करना, वो वही करता है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी शादी तो ही होगी। बच्चे कितने हैं आपके? मेरा एक बेटा है। एक बेटा है। तो ये कभी होता है कि अब्बू जो है वो सुपरिटेंडेंट है तो आपसे फ्रेंडली है या डर के रहता है? नहीं, फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली है। तो घर में कभी ये शख्सियत का असर आया कि कभी भाभी ने शिकायत की हो कि भाई आप तो जो है ना वहाँ का काम वहीं छोड़ के आया करें, ये घर में नहीं बना करें? ऐसा होता है क्योंकि मैं अमूमन जो है बड़ा मसरूफ़ ज़ाहिर है, तो जब घर पे आते हैं, घर पे थोड़ी सी बातचीत की, फिर टीवी देखने लगे, खाना खा लिया फिर टीवी देखने लगे, देखते ही देखते आँख बंद कर। तो वो फिर वाइफ जो है ना वो कहती है कि भाई आप जो है ना सो भी वहीं जाया करो। वैसे एक वैसे ही पूछ रहा हूँ, आप क्योंकि सारे 5,500 कह दिया आपके नाम से ही होता है कि भाई अरशद साहब आ गए, आप भाभी से वैसे थोड़ा कभी होता है डर लगता है? देखिए सर, वो आपकी सुपरिटेंडेंट है। देखिए ना वो बिल्कुल वो एक एहतराम होता है। हाँ, मतलब डर का तो नहीं होता, लेकिन एहतराम होता है क्योंकि जब देखे ना सारी यानी कि घर के माहौल को सही रखना, ठीक है ना, उनका भी एक हक होता है। तो फिर ज़ाहिर है जब हम ऑफिस से थके हारे जाते हैं और कोई काम नहीं करते तो फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। भाई ये मेरा सवाल इसलिए पूछा है कि लोग कहते हैं कि जी बाहर जो है ये होता है, हर मर्द घर में आके कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करता है। अरे कौन सा काम मुश्किल लगता है जिंदगी में कि यार ये काम मुझे ना बोला जाए? जैसे इनको बर्तन धोना, मैंने कल बोल दिया था रोटी बनाना, बाद में 2 घंटे मुझसे लड़ी है कि रोटी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, लच्छेदार पराठे बनाती हूँ, क्लियर, रोटी यही अच्छी बनाती, बर्तन धोना इसको मुश्किल लगता है इनको। आपको क्या काम मुश्किल लगता है? खाना बनाना। क्यों? छोटी थी तो कभी बनाया नहीं? बहुत कम खाना बनाया मैंने। क्या बनाया आज तक? क्या बनाया? बना तो मैं सब कुछ सकती हूँ, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहती। नहीं, फिर भी कभी तो ट्राई किया होगा, कभी तो घर वालों ने बोला होगा कि भाई
कर लो, बीवी सब को कुछ बना सकती हूँ और सब अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि क्या जो चीज काम सबसे भी बेस्ट मैं बनाई है आपने अपनी जिंदगी में, बता दें चले मैं घर जाके, लेकिन घर वाले भी देख रहे होंगे तो सच बताइएगा। दाल चावल में बहुत अच्छा। ही देर में आज़ान फजर होने वाली है, अपने मुंह से ज़्यादा अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएं करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त हो। मारिया, जैसे मैंने उस वक्त आपसे पूछा था कि इस दफ़ा ईद के डिज़ाइंस आ चुके हैं, तो क्या इस वक्त इन चल रहा है, क्या ज़्यादा लोग फ़ैशन फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में ईद के हवाले से? आजकल जो है वो लंबी शर्ट चल रही है, सॉलिड कलर्स चल रहे हैं, थोड़ा सिंपल साइड पे चले गए लोग। ज़्यादा भरा भरा पहले होता था ना, उस टाइप नहीं है, अब थोड़ा सिंपल फॉर्म, थोड़ा सा काम हुआ हुआ है, थोड़ा सा सिंपल लंबा चिकन, मतलब गर्मियों के हिसाब से। अच्छा, गर्मियों में वैसे कौन से कलर्स हैं जो ज़्यादा इन रहते हैं, लोग जिसकी ज़्यादा डिमांड करते वो हैं? हर साल डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे इस साल लाइलैक बहुत इन है। लाइलैक एक ऐसा कलर है जो सबको बहुत अपील कर रहा है, तो मोस्टली लोग लाइलैक ऑर्डर कर रहे हैं। लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स, येलो बहुत कम इन होता है, तो येलो भी इन हुआ हुआ है आजकल। अच्छा, जैसे नॉर्मल कपड़े की दुकानें होती हैं जहाँ पे कपड़ा मिलता है, रॉ कपड़ा मिलता है, तो क्या वहाँ पर कुछ कलर्स हम ऐसे देखते हैं कि वो वहाँ नहीं मिल रहे होते, तो वो कपड़ा क्या खुद बनवाना पड़ता है कि वो अलग ही कलर होता है वो? नहीं या नहीं, हर वो कपड़ा होता है, मिल वो जाता है? बस आँख की बात होती है। जैसे एक ही शॉप में 2 लोग जाएंगे, लेकिन उसको वो हम क्योंकि इतने सालों से इसी काम में है, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है, हमारे पास वो आइज़ है उस कपड़े के लिए। जब दूसरा लेगा वो समझ नहीं आएगा उसको उसके साथ क्या करें, तो वही तो बात है कि आप डिज़ाइनर होते हैं तो आपको पता होता है, यू हैव आई फॉर इट, कि आप इस कपड़े का क्या बना सकते हैं। अच्छा, समटाइम हम ये देखते हैं कि कुछ डिज़ाइनर्स हैं, वो ऐसे कुछ शोज़ में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में इंसान नहीं पहनता, तो ऐसे फैशन शोज़ कराने का मकसद क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बस जैसे जो आप इनकी बात कर रहे हैं, पब्लिसिटी, मार्केटिंग, और दूसरी बात है क्रिएटिव इंसान अपनी क्रिएटिविटी भी तो शो करता है ना। देखिए, हम रैक पे डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, लेकिन जब हम क्रिएटिव होते हैं तो वो एक अलग साइड होती है हमारी, क्योंकि वो हमारा रियल साइड भी है, जो हम क्रिएटिव होके डिफरेंट चीज़ कुछ बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वैसे नॉर्मली उसका फैशन से ऐसा वो हर कोई नहीं पहन सकता। हाँ, और ये अपनी क्रिएटिविटी होती है। अर्शद भाई, ये बात जो हम करते हैं झूठ और गीबत की, ये जो एक बड़ा फैल चुका है, जिसे कहते हैं ना वबा की तरह फैल रहा है, हर चौथा बंदा गीबत भी कर रहा है, झूठ भी कर रहा है, इसका माशरे पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, माशरे पे इसके जो ना बहुत ही ऐसे असबाब पैदा हो रहे हैं जिससे लोग क्राइम की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर तो आपने देखा होगा कि झूठ जो है ना, एक झूठ बोलता है और फिर उसमें वो फंसता चला जाता है, तो झूठ से जो है ना वो गुरेज करना चाहिए। और मेरी पास जो है, मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई साफ कहो, जुर्म हो गया कह दो, कोई गलती कर दी बता दो। और उस पे मैं ज़्यादा वो रियलाइज़ करता हूँ कि अगर कोई मेरे पास कैदी कोई जुर्म कर लेता है, जेल के अंदर भी जुर्म हो जाता है कि झगड़ा हो गया कि जी वो मंशियात खा के आ गए, फिर निकाली और फिर वो पकड़े गए, तो जब वो सच बोल देते हैं तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक और बड़ा अहम इशू ये है कि हमारे यहाँ जब कोई जेल जाता है और जेल से बाहर निकलता है तो दुनिया उस पर एक टैग लगा देती है कि जी ये जेल से आया है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी ने क्राइम नहीं किया होता, जेल चले जाता है, फिर अदालत से फैसला होता है, फिर वो बाहर आता है, लेकिन जेल से आने के बाद इतना मायूब क्यों लिया जाता है? कहीं उसके रिश्तों में मसला आ रहा है, उसकी जॉब में मसला आ रहा है, ये तो जेल में रहकर आया है, ये क्यों लोगों ने इस तरह बना दिया? ये देखिए, लोगों की एक परसेप्शन है कि उनकी ये है कि भाई जेल चला गया तो मतलब क्रिमिनल हो गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो इत्तेफाकिया कुछ हो जाते हैं, और जेल से आने के बाद तो आपने देखा है कि बहुत सारा जो पॉलिटिकल आदमी अगर जेल जाता है तो वो सीख के आ जाता है सियासत, ठीक है। और अगर कोई क्रिमिनल जेल चला जाता है तो वो जुर्म की दुनिया को खैर बात कह देता है, अपनी सजा तो काट उसकी तो बाकायदा सोसाइटी उसको ऑन करना चाहिए, उसको ऑन करना चाहिए कि भाई ये जेल में गया था। मैं फॉरेन गया था, यूएसए में मैं गया था, वहाँ पर जो जेलें हैं वो करेक्शनल सेंटर हैं, प्रिजन का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो वहाँ जो स्किल्ड हो रही है, तो जब वो स्किल्ड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी उनको सोसाइटी देती है, उनको सर्टिफिकेट होता है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो वहाँ जाता है, तो प्रेफरेंस उसको जो इनमेट्स होता है, जो जेल में होता है, उसको दिया जाता है। तो इसी तरह अगर हमारी सोसाइटी भाई क्राइम उसने इस्लाह कर लिया तो सजा हो गई, सजा हो गई, उसको लोग क्यों इस तरह से वो सोचते हैं, और ये गलत उसको कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म होना चाहिए। जेल की दुनिया में लोग सीख रहे हैं, उनकी इस्लाह हो रही है। मुझे अफसोस पता क्या होता है, ये बेचारे सब गरीबों के साथ होता है। जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल से जाते हैं, बाहर आते हैं, तब तो आप कंधों पे उठा रहे होते हैं कि नहीं जी वो हो गया। बहुत से ऐसे केसेस जो अंडर ट्रायल होते हैं, उन पर उनको सजा नहीं हुई होती, लेकिन जेल में रखा गया होता है,
कोई बड़ा आदमी जेल से आता उसके लिए जी वो तो फ़ख्र की बात होती है, लेकिन कोई बेचारा जेल से आ जाए, सज़ा काट के आ जाए, या अंडर ट्रायल से बाइज़्ज़त बरी होकर आ जाए, उस पर टैग रहता है कि जी जेल गया, जो कि बहुत गलत है। मोहसिन भाई थोड़ी सी इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि क्या कैदियों के हकूक़ हैं हमारे यहाँ? जैसे जेलें हैं तो जेलों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो क्या उनके साथ हमदर्दी करना या उनका ख्याल रखना इसका सवाब है? बहुत से लोग ये कह देते हैं कि जी ये तो गंदा आदमी है, तो जेल में इसके लिए क्यों कर रहा हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत वैलिड सवाल किया आप। जंग बदर के अंदर कुछ कुफ़ार जो थे ना, जब वो कैदी बन गए तो उनकी रिहाई का सबब ये था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम 10 मुसलमानों को पढ़ाओ, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। अब आप सोचें कि काफिर हैं, कैदी हैं, रसूल करीम ने उनके साथ हुस्न सलूक क्या पेश फरमाया कि वो पढ़े लिखे थे, तो उसने फरमाया तुम हमारे मुसलमानों को पढ़ाओ, हम तुम्हें रिहाई दे देंगे। तो मालूम ये चला कैदियों के भी हुकूक इस्लाम में कि उनके साथ सिला रहमी भी करनी है, उनको खाना वक्त पे देना है, उनको पीना वक्त पे देना है। जो हुदूद व क़ुयूद जो सज़ा काज़ी वक्त ने मुकर्रर की है वो तो वो तय करेगा, लेकिन उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, यानी बिला वजह मारना शुरू कर अच्छा, देना। जब ये जो कैद से छूट के आए थे, अब मिसाल के तौर पे किसी ने कोई क्राइम किया, उसको सज़ा मिली, उसके बाद ज़ाहिर है अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया, अल्लाह ने देख लिया कि उसकी सज़ा पूरी हो गई है। ये जो बाहर आके हमारी सोसाइटी अपना एक परसेप्शन बना दी कि नहीं ये तो जेल से आया है, ये अच्छा देखिए, अल्लाह ने माफ़ किया नहीं तो अल्लाह और बंदे के ताल्लुक है कि अल्लाह ने माफ़ अच्छा, किया किसी ने अगर अपनी सज़ा काट ली है, हाँ, कोई उसने गुनाह किया, सज़ा काट ली, लेकिन तो फिर क्या दुनियावी माफ़ तौर पे तो उसकी सज़ा माफ़ हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है अगर किसी का कत्ल किया है, रोज़े महशर जब तक वो कातिल खुद ना माफ़ करे हुकुल बाद में से ना, तो अल्लाह कैसे माफ़ चलें, करेगा? कत्ल पे तो वैसे बाहर भी चलें आ, एक मैं बात बात है। कर रहा हूँ चोरी करी, ठीक है, उसकी 6 साल 7 साल या हाँ, 2 साल सज़ा हो वो गई। तो गुमान यही रखे कि मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़े बड़े तौबा करता तो बंदा ऐसे अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देता है। आपने जो सवाल किया ना ख़ास तौर पे कि एक बंदा आया है और उसने अपना गुनाह यानी सज़ा भुगत ली, भुगत चुका है, तो माशरे को यही चाहिए कि उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और उसको उस तरफ राग़िब ना कर दे कि वो दोबारा गुनाह की तरफ चला जाए। तो तरीक़ेकार यही कि उसके साथ ऐसे ही पेश आए जैसे आम इंसानों के साथ पेश आया जाता है। अच्छा, एक बात अगर मैं कहना चाहता हूँ आपकी चैनल की तरफ से कि सबसे अहम बात यही है कि जो सज़ा याफ्ता बनकर आए ना, आप उसे और सज़ा में मत डालें। ये बात कह के कि तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो, उसने सज़ा भुगत ली भाई, अब उसको इंसान तसव्वुर करो, बल्कि उसे बताओ कि अब तुम गुनाह, जैसे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ना कि बंदा गुनाह से तौबा करता है ऐसा पाक होता है जैसे माँ के बदन से पैदा हुआ। तो इस तरह जो सज़ा याफ्ता जब सज़ा भुगत कर आता है तो अब उसे आप ये ना कहो कि तुम तो मुजरिम हो, तो फिर सारी ज़िंदगी वो मुजरिम। और मुझे पर्सनली एक दफ़ा बड़ा अफसोस हुआ था, इस सवाल मैंने इस वजह करी, मुझे अफसोस ही हुआ था कि मैं किसी को जानता था, उसकी बेटी की शादी हो रही थी और वो शख्स जेल चला गया, किसका वालिद जो था किसी केस में, और वो फिर बाहर आया तो उसको 2-3 महीने वो जेल में रहा। आप यकीन माने कि सिर्फ इस बात पे कि उसका बाप 2 महीने के लिए जेल गया, उस लड़की का रिश्ता तोड़ दिया गया। बहरहाल बदनसीब तो वो लोग थे जिन्होंने तोड़ा, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ कि यार ये क्या तरीका हुआ। मतलब एक तो उस लड़की का कसूर नहीं है और आपको क्या पता उसके बाप ने वो काम किया है या नहीं किया, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा सर। जॉब भी नहीं मिलती ऐसे लड़के को कि पता लग जाए ना कि ये करप्ट है या ऐसा हुआ है, हालांकि वो नियत के साथ जॉब करना चाहता है, हक हलाल कमाना चाहता है, जब उसे जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करता है, फिर वो डकैत बन जाता है। हाँ। और फिर माशाल्लाह कहता है कि जी हमारे मुल्क में डकैत वही बड़े चोरी कर होतिकार रहा हैं। होता है। बेसिकली कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुद इन्हें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मोहसिन भाई, जैसे बात ये होती है, मैंने किसी की गीबत की, गीबत करने के बाद मुझे ख्याल आया तो मुझे जिसकी मैंने गीबत की है मुझे उससे माफ़ी मांगनी है या मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत मज़ेदार सवाल ये है। वाक़ई में सही बात है। हुजूर ने फरमाया है कि जिस शख्स की आपने गिबत की, बुराई की, जब तक वो माफ़ नहीं फरमाएगा अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। हाय हाय। तो हुक्म यही है कि ये बिल्कुल हदीस है ये कि अगर जिस शख्स की आपने गिबत की, बुराई की, पहले उससे जाके माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे गलती हुई है, वो माफ़ करेगा तो अल्लाह माफ़ करेगा। अच्छा, एक और मैं बात कर दूँ कि वक्त आपके पास कलील है। एक होता है झूठ बोलना, हाँ, एक होता है दीन में झूठ बोलना। मिसाल के तौर पे ये आप 10 मैसेज कर दीजिए, हाँ, ये तो जन्नत बहुत आपको मिल जाएगी। जन्नत आपको मिल भाई जाएगी। अच्छा, वो मैसेज होते भी अल्लाह के नाम है और नहीं, हाँ जी, या रज़ाक़ू, बेशक आप अल्लाह के लिए सवाब के लिए बोलने का या रज़ाक़ू लिख दो या वहाबू लिख दो, लेकिन ये कहना कि जन्नत आपको मिल जाएगी, आप जन्नत के ज़ामिन कहाँ से बन गए, आप ठेकेदार कहाँ से बन गए। इसलिए हुजूर ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा, यानी हदीस अल्लाह के रसूल ने वो बात कही नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हुजूर ने फरमाई है जिसने मुझ पर झूठ बांधा उसका ठिकाना जहन्नुम है। मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि वायरल करते हैं हदीस को जो कि हुजूर ने नहीं फरमाई होती, हाँ। यानी गड़ी हुई हदीस कॉल कॉल और कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया। तो यकीन माना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। हुजूर ने जो फरमाया कि तुम मेरी जानिब मंसूब करो, तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से भी इज्तनाब किया जाए जिससे बंदा जहन्नुम की तरफ जा रहा होता है। मिसाल के तौर पे
हम कहते थे कि भाई रमज़ान की खुशखबरी थी, जिसने पहले रमज़ान की खुशखबरी दी वो जन्नती हो गया। ये बहुत अच्छी बात है खुशखबरी ने, लेकिन हदीस हुजूर ने फरमाई है नहीं भाई, आपने तहकीक की और हम वायरल कर रहे होते और हैं। ये चीज़ें भाई बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम तो अच्छी चीज़ वायरल कर रहे हैं तो भाई अपने नाम से वायरल करते हैं। बिल्कुल। आप जिन हस्तियों का नाम ले रहे हैं इतनी हमारी औकात नहीं है, लेकिन आप इस तरह जो चीज़ वायरल कर रहे हैं ये बल्कि उल्टा गुनाह के ज़मरे में आ रहा है, तो खुदा का वास्ता ये काम मत किया करें। अरशद भाई कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को आप अपने कोई मैसेज? जी, मैसेज यही है कि खुदारा जो लोग जेलों में आ जाते हैं, बेगुनाह भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, सही बात। तो खुदारा उनको जो है ना इज़्ज़त और उनको एक मुकाम दें ताकि उनकी एक इस्लाह हो और वो तौबा करे कि मेरा किरदार ऐसा है कि लोग मुझे जो है वो ओन कर रहे हैं। ये मैसेज है। बिल्कुल। मारिया कोई मैसेज आपका? बस मेरा मैसेज यही है कि आप अपने दिलों को साफ़ रखें, एक अच्छा इंसान बने, बेहतर इंसान बने, ताकि आप बेहतर मुस्तकबिल ला सकें, अपने बिल्कुल जी, बच्चों को बेहतर वही मुस्तकबिल ला तरबियत सकें। दें। बात हो रही थी झूठ और गीबत के हवाले से। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। बात ये होती है कि हम झूठ बोलते हैं, कभी तफरीतन बोलते हैं, कभी हम ये सोचते हैं कि जी ठीक है ये गुनाह ही नहीं है। आज इस नशिस्त में आपने सुना कि झूठ बोलने का कितना बड़ा गुनाह है। जो बात मोहसिन भाई ने कही कि बहुत से लोग तो गलत मैसेजेस चला रहे होते हैं, उनकी नीयत में शायद ये होता है लेकिन ये चीज़ ही गलत है, आप नहीं कर सकते। बात आती है गीबत की। गीबत एक मज़े के तौर पे होती है, जो मैंने देखा है मज़े के तौर पे होती है। आप किसी से जेलस हो रहे होते हैं लेकिन उसके बदले में आपको कितना भर भर के गुनाह मिल रहा है, आपकी नेकियां भी जा रही हैं और गुनाह भी मिल रहा है। तो भाई इस नशिस्त का मकसद ये है कि थोड़ा सा सोचें कि ये गीबत, ये झूठ, ये सब यहीं रह जाएंगे। आप जाएंगे अपने अमालों के साथ, अब आपके जो नेकियां हैं वो भी कम हो जाएंगी और फिर जो कहते हैं ना, कोई दुनिया में भी प्रॉब्लम में रहता है और आखिरत में तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।